हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बोहर्स कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल की। ठीक है ना। बोहर्स कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? देखिए, ये कुछ ही ऐसा कहता है कि ग्रेटर द क्वांटम नंबर क्लोजर द क्वांटम फिजिक्स टू द क्लासिकल फिजिक्स। कुछ इसको ऐसे समझते हैं। देखिए, हमने क्या देखा था, हमने एक रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन देखी थी जो ये कह रही थी कि अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारा, देखिए, अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो ये क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। रेडिएशन एमिट करता करता ये कहाँ गिर जाएगा, आपके न्यूक्लियस में। और ये जिस भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एमिट करेगा वो किसके बराबर होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन के। ठीक है ना। ये क्लासिकल फिजिक्स थी। बोहर्स ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं करता, बल्कि सिर्फ तब करेगा जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में क्या करेगा, जंप करेगा। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इस फॉर्मूले से आएगी, E बराबर E2 माइनस E1। ये h न्यू हो जाएगा E2 माइनस E1, और न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, E2 माइनस E1 बाई h। तो इसके अकॉर्डिंग तो फ्रीक्वेंसी ये होगी, और क्लासिकल जो फिजिक्स थी उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी ये होगी। अब कोरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल ने क्या कहा कि ये जो n है इसकी वैल्यू जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी, हमारी ये जो क्वांटम फिजिक्स है ये हमारी क्लासिकल फिजिक्स को क्या करने लगेगी, अप्रोच करने लगेगी। ठीक है ना। तो दोबारा देखिए, कोरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल ने क्या कहा कि ग्रेटर द क्वांटम नंबर विल बी क्लोजर द क्वांटम फिजिक्स अप्रोचेज टू द क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है ना। तो अगर n की वैल्यू मेरी बढ़ने लग जाएगी तो मेरी जो ये क्वांटम फिजिक्स है ये मेरी किसको अप्रोच करेगी, क्लासिकल फिजिक्स को। इसी के हिसाब से हम देखते हैं। देखिए, इसको प्रिंसिपल पे एक क्वेश्चन था आपके असाइनमेंट में, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें ये कहा गया था, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स an electron in periodic motion will emit electromagnetic radiation with the same frequency as that of its revolution। यदि क्लासिकल फिजिक्स ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन सेम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट करेगा जो इसकी रिवॉल्यूशन के बराबर है। कंप्यूट दिस वैल्यू फॉर द हाइड्रोजन एटम इन nth क्वांटम स्टेट। nth क्वांटम स्टेट में हाइड्रोजन एटम की ये वैल्यू को निकालना है। Under what condition does Bohr's quantum theory permit emission of such photons due to transition between adjoining orbits? किस कंडीशन पे बोहर्स थ्योरी जो है इस फ्रीक्वेंसी को परमिट करती है। ठीक है ना। चलिए ज़रा अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए, सॉल्यूशन में क्या कह दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट हो रही है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है nth ऑर्बिट में, कोई बात नहीं। हमें पता है फ्रीक्वेंसी तो 1 टाइम पीरियड होती है। अगर मुझे टाइम पीरियड मिल जाए तो मेरा काम चल जाए। चलिए मैं पहले टाइम पीरियड ही निकाल लेता हूँ। हमने वैसे तो निकाला हुआ है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बोहर्स उसमें, लेकिन फिर भी हम दोबारा निकाल लेते हैं। तो देखिए, टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाई v, यही होगा, वेयर v इज़ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज़ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ऑर्बिट क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट डिवाइडेड बाई 2π रेडियस इन nth ऑर्बिट, यही होगी। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला आया था। ठीक है ना। ये हमने पहले सोल्व भी कर लिया है। अब देखिए, अब मैं, ये तो था क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट, अब मैं मॉडर्न फिजिक्स लगाता हूँ, बोहर्स थ्योरी। अब बोहर्स थ्योरी क्या कहती है, एनर्जी जो एमिट होगी वो बराबर होगी E2 माइनस E1 के। ठीक है ना। और अगर मैं कह दूं nth ऑर्बिट की बात कर रहा हूं ना मैं, तो क्या कह सकता हूं, एनर्जी बराबर हो जाएगी En माइनस, इससे पहले वाला क्या होगा, En माइनस 1 के। इस एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं, h न्यू, ये बराबर हो जाएगी En माइनस 1 के। यहाँ से फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ जाएगी, En माइनस 1 अपॉन में h। ओके, डिफरेंस के। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी हमारी बराबर आ जाएगी। वैसे तो देखें तो आप रेडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं, बट फिर भी अब वो नहीं पता मुझे,
क्या था, रेडबर्ग कांस्टेंट क्या नहीं था, तो मैं सीधा एनर्जी के फॉर्मूले रख करके एनर्जी के टर्म में ही लिख दूंगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में आ जाएगा फॉर्मूला m e⁴ डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1/n-1 का स्क्वायर माइनस में 1/n का स्क्वायर। यह आपका फॉर्मूला आपने निकाला हुआ है स्पेक्ट्रल लाइंस की केस में, मैंने वहीं से सीधा रेफरेंस रख दिया है, ठीक है। चलो ज़रा इसको आगे सोल्व करते एक बार। तो बोहर्स फ्रीक्वेंसी हो जाएगी m e⁴ डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इनटू में 1/n-1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। अंदर में नीचे ये तो एज इट इज़ लिख दूंगा m e⁴ डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n-1 का स्क्वायर इंटू में n स्क्वायर, एलसीएम ले लिया n स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा n-1 का स्क्वायर। चलिए ज़रा इसको सोल्व करते हैं। m e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर ये बन जाएगा n-1 का स्क्वायर इंटू में n स्क्वायर, ठीक है ना। एलसीएम लिया तो ऊपर है हमारे पास में n स्क्वायर माइनस, इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस माइनस और प्लस 2n, ठीक है। n स्क्वायर से n स्क्वायर मेरा कट जाएगा, ये बन जाएगा m⁴ डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 2n-1 डिवाइडेड बाई n-1 का स्क्वायर इंटू में n स्क्वायर। तो ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो देखिए जो बोहर से फ्रीक्वेंसी आई मैं b से लिख देता हूँ, या क्वांटम से q लिख सकते हो, मॉडर्न से m लिख सकते, कुछ भी आपका मन करे वो लिखो, मेंशन करना है। यह आ जाएगा m⁴ डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू में 2n-1 अपॉन में n-1 का स्क्वायर इंटू में n स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए स्मॉल नंबर्स के लिए एक बार हम देखते हैं। जब n की वैल्यू मान लीजिए मैं कह दूं 4n = 2, ठीक है ना। स्मॉल नंबर्स के लिए देखते हैं अब तो ये फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, m⁴ डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, n की वैल्यू है 2, 2 2 4 -1 कितनी आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 2 - 1 यही रहेगी, n स्क्वायर करेंगे तो 2 - 1 1, n स्क्वायर करेंगे तो 4, 3/4। अब इसमें रखें अगर n की वैल्यू को हम 2 रखते हैं, देखिए इसकी क्या बनेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लासिकल की, c लिख देता हूँ मैं क्लासिकल के लिए। m⁴ तो एज इट इज़ m⁴ एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर h क्यूब और ये हो जाएगा n क्यूब यानी कि 2 की पावर 8। तो देखिए ये दोनों जो फ्रीक्वेंसी हैं आपकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वांटम और फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लासिकल आर नॉट इक्वल, यानी कि अगर n की वैल्यू स्मॉल है तो क्वांटम फिजिक्स अलग तरह से बिहेव करेगा, क्लासिकल फिजिक्स अलग तरह से बिहेव करेगा, ठीक है ना। अब मैं लार्ज n की वैल्यूज़ की बात करता हूँ। 4n टेंड्स टू बी, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया इन्फिनिटी, ठीक है ना। क्वांटम के केस में n की वैल्यू मैंने इन्फिनिटी रख दी। अब चलिए ज़रा देखते हैं, एक सेकंड होल्ड करना। अब मैं बार बार ये इतने बड़े बड़े m⁴ ये नहीं लिखूँगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ। देखिए बोहर्स के केस में फ्रीक्वेंसी है प्रोपोर्शनल, ये सारी चीज़ें तो मेरी कांस्टेंट ही हैं, तो मैं लिख देता हूँ इसको 2n-1 अपॉन में n-1 स्क्वायर n स्क्वायर के, और क्लासिकल के केस में प्रोपोर्शनल है n क्यूब के। बाकी सारी चीज़ें तो इसकी भी क्या है कांस्टेंट ही हैं, यहाँ से देखो, ठीक है ना। मैं सीधा ये लिख रहा हूँ। अब देखिए फॉर n टू बी इन्फिनिटी, तो n अगर इनफाइनाइट हो जाए तो मैं बोहर्स का केस ही ले लेता हूँ सिर्फ। इसको ऐसे लिख लेते हैं इनफाइनाइट के बजाय, इफ़ n इज़ वेरी वेरी लार्ज, बहुत बड़ा हो जाएगा n। तो देखिए n अगर वेरी वेरी लार्ज हो जाएगा तो n की वैल्यू है बहुत बड़ी, उसमें से 1 घटाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ 2n। नीचे भी 1 है बहुत स्मॉल, n की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू में n स्क्वायर। एक n से मेरा एक n कट जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ बोहर्स आ जाएगा 2 अपॉन में n क्यूब।
टू बी ए कांस्टेंट हटा देता हूँ तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बोहर क्या आ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। क्लासिकल फ्रीक्वेंसी भी क्या थी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। बोहर फ्रीक्वेंसी भी क्या आ गई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। यानी कि अगर मैं कह दूँ इफ़ एन इज़ वेरी वेरी लार्ज, एन की वैल्यू अगर बहुत बड़ी है तो आर क्वांटम फिजिक्स बिहेव्स एज ए क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है ना। तो ये था बोहर्स कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। एक बार फिर से देख लीजिए क्या कहता है कि ग्रेटर द क्वांटम नंबर क्लोजर द क्वांटम फिजिक्स अप्रोचेज टू क्लासिकल फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स जो है क्लासिकल फिजिक्स की तरफ अप्रोच करेगी। यही बात यहाँ से इस क्वेश्चन में आपकी पूछी गई थी 13th क्वेश्चन में, यही इसका सॉल्यूशन है और ये था आपका क्वांटम। ठीक है, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।